राइस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम आरएएस प्रीलिम्स की सीरीज का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसका शीर्षक है राजस्थान इतिहास के स्रोत। देखिए, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ राजा रानियों की कहानियां हैं, लेकिन सच तो यह है कि इतिहास एक तरह का विज्ञान है जो पूरी तरह से सबूतों पर टिका होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम राजस्थान जैसे गौरवशाली क्षेत्र के अतीत को, उसके पास्ट को आखिर दोबारा जिंदा कैसे करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि हजारों साल पहले यहाँ जिंदगी आखिर थी कैसी। चलिए, आज हम सब मिलकर इतिहास के जासूस बनते हैं और उन सुरागों की पड़ताल करते हैं जो इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो इतिहास के जासूस बनने के इस सफर में हमारा प्लान क्या है? हम राजस्थान के अतीत की इस पहेली को कैसे सुलझाएंगे? देखिए, आज हम 4 मुख्य सुरागों का पीछा करेंगे। शुरुआत होगी जमीन के नीचे दबे रहस्यों से, यानी अतीत की खुदाई से। फिर हम पढ़ेंगे पत्थरों पर लिखी कहानियों को। उसके बाद हम सुनेंगे कि पुराने सिक्के क्या किस्से सुनाते हैं। और आखिर में हम पुरानी किताबों और दस्तावेजों में छिपे राज खोलेंगे। तो चलिए, समय में पीछे की ये जासूसी शुरू करते हैं। अच्छा, हमारा सबसे पहला सुराग जमीन की गहराइयों में ऐतिहासिक तहखानों में छिपा है। ये है पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी। ये हमें इतिहास की वो ठोस बुनियाद देता है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे पुराने बर्तन, औजार, इमारतों के बचे हुए हिस्से। ये वो चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि लोग रहते कैसे थे, क्या खाते थे और क्या बनाते थे, वो भी उस समय से सदियों पहले जब उन्होंने कुछ लिखना या कहना शुरू किया था। अक्सर इतिहास ठीक हमारे पैरों के नीचे दफन होता है, पुराने औजारों में, शहरों के खंडहरों में और सभ्यताओं की अलग अलग परतों में। और राजस्थान की सूखी जमीन ने इन खजानों को कमाल की खूबसूरती से संजो कर रखा है। यह हमें अतीत में झांकने का एकदम सीधा मौका देता है। ये स्लाइड हमें टाइम ट्रैवल पर ले जाती है, एक तूफानी सफर। जरा सोचिए, इसकी शुरुआत होती है दीदवाना में मिले उन साधारण पत्थर के औजारों से, और वहां से हम सीधे पहुंचते हैं बागौर, जहां हमें पशुपालन के सबसे पहले सबूत मिलते हैं। फिर देखिए, आहर और गणेश्वर में लोगों ने तांबे के इस्तेमाल में कैसे महारत हासिल की, और आखिर में बैराठ जैसे विशाल लौह युगीन बस्तियों का विकास हुआ। ये हजारों सालों में हुई प्रगति की एक सच में अविश्वसनीय कहानी है। अब देखिए, इन साइट्स के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये सिर्फ पुराने खंडहर नहीं है। कालीबंगा में हमें दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत मिला है, जो उस जमाने की एडवांस्ड खेती को दिखाता है। आहार को तो ताम्रवती नगरी यानी तांबे का शहर ही कहा जाता था, और गणेश्वर, उससे तो तांबे की सभ्यताओं की जननी ही माना जाता है। मतलब हर एक साइट, हर एक जगह एक अनोखी कहानी कहती है। 99%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक क्रांति का सबूत है। ये गणेश्वर में पाए गए तांबे के औजारों में तांबे की शुद्धता है। इतनी कमाल की प्योरिटी उस समय की अविश्वसनीय धातु तकनीक यानी मेटलर्जी का संकेत देती है। इसका मतलब साफ है, वो न सिर्फ तांबा निकाल रहे थे बल्कि उसे शानदार तरीके से रिफाइन भी कर रहे थे, और इस कीमती धातु का व्यापार हड़प्पा जैसे बड़े शहरों तक कर रहे थे। ठीक है, तो पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी हमें बताता है कि लोग क्या करते थे, लेकिन वो सोचते क्या थे, वो कहते क्या थे। इसके लिए अब हम अपने दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं, पत्थर में खुदी हुई कहानियां। चलिए, पुरालेखों यानी इंस्क्रिप्शंस की दुनिया में चलते हैं। तो पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी हमें शासकों, धर्म और समाज के बारे में सीधे उस जमाने के रिकॉर्ड से बताता है। ये ऐसे हैं जैसे पत्थर पर खोदे हुए टाइम कैप्सूल्स, जो हमें अतीत के लोगों की आवाज बिना किसी मिलावट के एकदम सीधे सुनने का मौका देते हैं। ये टेबल कुछ सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेखों पर रोशनी डालती है, जैसे घोसुंदी शिलालेख को देखिए। ये हमें भारत में वैष्णव धर्म के शुरुआती प्रमाण दिखाता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और राज प्रशस्ति की तो कल्पना कीजिए, ये कोई छोटा मोटा लेख नहीं बल्कि 25 विशाल चट्टानों पर खुदी एक पूरी महाकाव्य कविता है। और इसी वजह से ये भारत का सबसे लंबा शिलालेख है। हर शिलालेख इतिहास का एक नया पन्ना खोलता है, और ये शानदार ढंग से दिखाता है कि ये शिलालेख कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। ये बैराठ में मिले अशोक के शिलालेख का एक अंश है। ये सिर्फ एक राजा का फरमान नहीं है, ये एक सम्राट का व्यक्तिगत विश्वास पत्र है, जो 2000 से भी ज्यादा सालों से पत्थर में संरक्षित है। इतिहास से सीधा कनेक्शन। हमारा तीसरा सुराग छोटा है,
धातु का है और अक्सर जेब में पाया जाता था। जी हाँ, सिक्के। ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये इतिहास के छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं। ये हमें उस दौर की अर्थव्यवस्था, व्यापार के रास्तों, कला और साम्राज्यों की सीमाओं के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। 3075। पहली नज़र में ये सिर्फ एक संख्या लगती है, लेकिन याद रखिए, इतिहास में हर संख्या के पीछे एक कहानी छिपी होती है। तो ये संख्या हमें राजस्थान के अतीत के बारे में आखिर क्या बताती है? और ये रहा जवाब। रेद में चांदी की 3075 आहत मुद्राएं यानी पंचमार्क्ड कॉइन्स मिले। ये खोज हमें साफ साफ बताती है कि रेद उस जमाने में एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, इतना महत्वपूर्ण कि उसे प्राचीन भारत का टाटानगर का उपनाम दिया गया। और ये सब कुछ हमें सिक्कों के एक ढेर से पता चला। सिक्के उस दौर में पहचान का प्रतीक भी थे। इन दो प्राचीन गणराज्यों के सिक्कों को देखिए। मालव अपने सिक्कों पर मलावनम जया यानी मालवों की विजय की घोषणा करते हैं, जबकि शिवी गर्व से अपनी राजधानी मध्यमिका का उल्लेख करते हैं। ये अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरेनिटी और पहचान की घोषणा करने का एक तरीका था। और सबूतों का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। सोचिए जरा, बैराठ में यूनानी राजाओं के सिक्के, बयाना में गुप्त काल का सोने का खजाना, सरवानिया में शक शासकों के सिक्के और नगर में हजारों मालव सिक्के। राजस्थान में मिले सिक्कों का ये खजाना सच में अविश्वसनीय है, जो हमें अलग अलग युगों और साम्राज्यों की कहानी सुनाता है। अब हम अपने आखिरी प्रकार के सुराग पर आते हैं, लिखा हुआ शब्द। देखिए, जहां पुरातत्व क्या और कहां बताता है, वहीं साहित्य अक्सर क्यों और कैसे का जवाब देता है। ये हमें कथाएं, संदर्भ, संस्कृति और उस दौर में जीने वाले लोगों की कहानियां देता है। राजस्थान में हमें दो प्रमुख साहित्यिक धाराएं मिलती हैं। एक तरफ है संस्कृत साहित्य, जैसे पृथ्वीराजा विजया, जो एक एकेडमिक और ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव देता है, और दूसरी तरफ है राजस्थानी या डिंगल साहित्य, जैसे पृथ्वीराज रासो, जिसे चारणों और भाटों ने रचा। ये ज्यादातर स्थानीय नायकों और वंशावली पर केंद्रित है। मोहिनोद नैन्सी जैसे लेखकों की बात करें तो वो असाधारण थे। उन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता था, जो कि मुगल दरबार के प्रसिद्ध इतिहासकार के बराबर माने जाते थे। उनकी मारवाड़ परगनारी विगत तो असल में 17वीं सेंचुरी का एक डिटेल्ड गैजेटियर है, जो हमें उस समय के प्रशासन और समाज की एक अविश्वसनीय तस्वीर देता है। और हाँ, हमें फारसी वृत्तांतों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अकबरनामा जैसे ग्रंथ हमें एक बाहरी नजरिया, एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव देते हैं। वो राजस्थान की घटनाओं को एक बड़े ऑल इंडिया कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं और स्थानीय अकाउंट्स को कंफर्म करने या उन्हें चैलेंज करने में मदद करते हैं, खासकर जब मुगल राजपूत संबंधों की बात आती है। तो हमारे पास अब ये सभी अलग अलग सुराग हैं, पत्थर के औजार, शिलालेख, सिक्के और पांडुलिपियां। अब असली काम शुरू होता है, इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर अतीत की एक मुकम्मल तस्वीर बनाना। तो ये है एक इतिहासकार का पूरा टूल किट। ऐसे सोचिए, वो पुरातत्व से जमीन तैयार करते हैं, भौतिक दुनिया को समझते हैं, फिर पूरा लेख शास्त्र के औजार से सीधे रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं। इसके बाद मुद्रा शास्त्र के लेंस से आर्थिक और राजनीतिक तस्वीर साफ करते हैं, और अंत में साहित्य के धागों से इन सबको एक कहानी में पिरोते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे विश्वसनीय इतिहास तब उभरता है जब ये सभी सोर्स एक ही कहानी बताते हैं। कल्पना कीजिए कि एक किताब में बताए गए राजा के सिक्के एक पुरातात्विक स्थल पर पाए जाते हैं, और उस स्थल का जिक्र पास के एक शिलालेख में भी मिलता है। यही वो पल है जब इतिहासकार जानते हैं कि वो सही रास्ते पर हैं। ये क्रॉस वेरिफिकेशन ही इतिहास को एक मजबूत विज्ञान बनाता है। तो हम इसे एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। इन सभी सुरागों में से एक टूटा हुआ बर्तन, एक पत्थर पर खुदा हुआ शब्द, एक पुराना सिक्का या एक वीर गाथा, क्या लगता है कौन सा सुराग अतीत के सबसे ज्यादा रहस्यों को खोलता है? हर एक की अपनी ताकत है। लेकिन इससे पहले कि हम इस सेशन को खत्म करें, एक झटपट रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि कालीबंगा में दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत मिला। घोशुंडी शिलालेख वैष्णव धर्म का सबसे पहला प्रमाण देता है। बयाना से गुप्तकाल का सबसे बड़ा सोने के सिक्कों का खजाना मिला, और मोहनोद नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा गया। ये सभी सुराग मिलकर हमें राजस्थान के अविश्वसनीय रूप से समृद्ध और जटिल इतिहास की कहानी सुनाते हैं। इस टॉपिक के डिटेल नोट्स एस्पिरेंट्स नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।